ये ब्लॉक इस तरह स्लाइड कर रहा है, तो हमें यहाँ पर सूडो फोर्स भी कंसिडर करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है। हमेशा याद रखो, आपको सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको पहले चेक करना है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट पे है। 8 न्यूटन ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जो पीछे की तरफ लग रहा है। 8 न्यूटन वो फ्रिक्शन नहीं है जो आपने कैलकुलेट किया है। हालांकि यहाँ पर हमें 10 न्यूटन का फोर्स दिया है, लेकिन हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि पीछे 8 न्यूटन का लग रहा है। अगर ये ब्लॉक यहाँ पर ऐसे रेस्ट पे होता तब हमें सूडो फोर्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह हम काइनेटिक फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं। सो ये होगी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir and today we are going to see some numericals on the friction force. So आज हम friction force के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रिक्शन की बात की है एंड फ्रिक्शन क्या होता है? तो एक फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है एंड ये हमेशा अपोजिट टू मोशन होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होता है। और इसके दो मेन टाइप होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज Fs is equal to mu s into n and a kinetic friction that is Fk is equal to mu k into n। सो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। आज हम फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और देखो जैसे हमने प्रीवियसली एकदम बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया था और बाद में धीरे धीरे अपनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी थी, सिमिलरली आज भी हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमें इस ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर हमें इस ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। सो श्योरली यहाँ पर एक फोर्स होगा एंड दैट इज वेट फोर्स जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। सो यहाँ पर श्योरली एक वेट फोर्स होगा जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा एंड एक फोर्स होगा एंड दैट इज नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स किस तरह एक्ट करता है? तो नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर एक्ट करता है। अब देखो यहां पर इस तरफ ऐसे 4 न्यूटन का फोर्स हमें दिया है। सो फ्रिक्शन फोर्स किस तरह एक्ट करता है? तो अपोजिट टू मोशन। अब अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है, मतलब मोशन इस तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरह एक्ट करेगा? तो अपोजिट टू एक्सेलरेशन, मतलब इस तरफ ऐसे फ्रिक्शन फोर्स होगा एंड दैट इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन। अब अगर हमें यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें पहले चेक करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। अब उसके लिए हमें यूज कौन सा फॉर्मूला करना है? सो Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब देखो यहां पर हमें n पता नहीं है, यहां पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता है दैट इज 0.4, पर हमें यहां पर नॉर्मल फोर्स पता नहीं है। लेकिन नॉर्मल फोर्स हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहां पर आपको क्या करना होगा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स का यूज करना होगा। सो हमें क्या मिलेगा, n दैट इज अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? तो mg। सो m कितना है? तो 2, g कितना होता है? तो 10। सो 2 into 10 and that is नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? तो 2 into 10 that is equal to 20 न्यूटन। सो नॉर्मल फोर्स हमें कितना मिला? 20 न्यूटन। अब नॉर्मल फोर्स हमें पता चला वो कितना है? तो 20 न्यूटन। अब इस नॉर्मल फोर्स से हम इजीली स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखो म्यू एस कितना है? तो 0.4 एंड नॉर्मल फोर्स कितना है? तो 20 और 0.4 इंटू 20 वो होगा 8 न्यूटन। सो ये होगा आपके लिए 8 न्यूटन। सो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन कितना मिला? सो स्टैटिक फ्रिक्शन हमें मिला 8 न्यूटन के बराबर। और यहां पर मैंने 0.4 इंटू 20 इज इक्वल टू 8 न्यूटन कैसे लिखा? तो 0.4 का आप क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो 4/10 में। मतलब 0.4 कितना होता है? तो वो होता है 4/10। सो देखो 0.4
इंटू 20, ये होगा 4/10 इंटू 20, बिकॉज 0.4 कितना होता है, तो 4/10। अब 10 2 ज़ा 20, 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। इसलिए हमने क्या किया, यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 8 न्यूटन लिखा। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है, 8 न्यूटन है। मतलब इस ब्लॉक पर जब तक 8 न्यूटन का फोर्स नहीं लगता, मतलब 8 से ज्यादा न्यूटन का फोर्स नहीं लगता, तब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि पीछे की तरफ 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, तो बस 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो श्योरली वो 0 होगा। देखो यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही होगा। पीछे फोर्स कितना लग रहा है, तो 8 न्यूटन लग रहा है। आप यहां पर फोर्स कितना लगा रहे हो, तो बस 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर 8 न्यूटन है, देखो ये फ्रिक्शन कौन सा होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। सो अगर पीछे फोर्स 8 न्यूटन का लग रहा है और आप 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो सिर्फ, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो यहां पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो श्योरली वो 0 होगा। और अगर हम यहां पर फ्रिक्शन कैलकुलेट करना चाहे तो वो कितना होगा, तो फ्रिक्शन होगा, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, यहां पे वो होगा 4 न्यूटन का ही। ऐसा क्यों, तो देखो 8 न्यूटन ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जो पीछे की तरफ लग रहा है। 8 न्यूटन वो फ्रिक्शन नहीं है जो आपने कैलकुलेट किया है। आपने कैलकुलेट कौन सा फ्रिक्शन किया है, तो जब आपने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तब जो पीछे फ्रिक्शन लग रहा था वो आपने कैलकुलेट किया। अगर आप यहां पर 6 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो जो पीछे फ्रिक्शन होगा वो भी 6 न्यूटन का ही होगा, क्योंकि तब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में रहेगा, है ना। अगर आपने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 6 न्यूटन का फोर्स पीछे भी लगेगा। अगर आपने 4 न्यूटन का यहां पर लगाया है तो 4 न्यूटन का ही फोर्स पीछे लग रहा है। ये 8 न्यूटन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जो पीछे की तरफ लग रहा है। और अगर यहां पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ही नहीं। यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो वो होगा 0। क्यों, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ही नहीं। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, और एक न्यूमेरिकल लेते हैं। यहां पर हमने बस ये 4 न्यूटन को 10 न्यूटन कर दिया है और हमें सेम फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सेम जैसे हमने यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ की है, यहां पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो नॉर्मल फोर्स सरफेस को ऐसे परपेंडिकुलर होगा एंड वेट फोर्स डाउनवर्ड होगा ऐसे। एंड अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है, मतलब मोशन इस तरफ हो रहा है, तो पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। सो ये होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो यहां पर मैं पहले नहीं लिखता कि यहां पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है। मैंने पहले क्या बोला आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही कैलकुलेट करना है। सो पहले हम क्या करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। आप स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम फॉर्मूला Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। सो Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब यहां पर भी हम नॉर्मल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यहां पर भी नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है ना। अपवर्ड कोई दूसरा फोर्स नहीं है, बस नॉर्मल फोर्स है, एंड डाउनवर्ड एक ही फोर्स है mg। सो हमें यहां पर नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg मिलेगा। सो n इज इक्वल टू mg, दैट इज ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। m कितना है, तो सेम 2, g कितना होता है, तो 10। नॉर्मल फोर्स हमें कितना मिलेगा, तो 20 न्यूटन। सो नॉर्मल फोर्स हमें कितना मिला, 20 न्यूटन। देखो सेम ही मिलने वाला है, यहाँ पर भी 20 न्यूटन ही मिला था। हमने क्या किया है, तो बस यहाँ पर 4 न्यूटन को कन्वर्ट कर दिया 10 न्यूटन में। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सो देखो म्यू एस कितना है, तो 0.4, और नॉर्मल फोर्स कितना है, तो 20। अब ये कितना होगा, तो ये होगा 8 न्यूटन इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया, 8 न्यूटन, मतलब पीछे फोर्स कितना लग रहा है, 8 न्यूटन लग रहा है। देखो
हमेशा याद रखो आपको सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको पहले चेक करना है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट पे है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन ही कैलकुलेट करेंगे। सो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन मिला, वो कितना है, 8 न्यूटन है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्योंकि देखो यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और पीछे बस कितना लग रहा है, तो 8 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो इसका एक्सीलरेशन भी होगा और फ्रिक्शन भी होगा, पर फ्रिक्शन कौन सा होगा, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्यों, क्योंकि मोशन में काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। अब हम एक्सेलरेशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू ma। अब यहां से a हमें कितना मिलेगा, तो बस m को यहां पर ट्रांसफर कर दो। सो हमें F बाई एम इज इक्वल टू a मिलेगा, दैट इज a इज इक्वल टू F बाई एम। अब यहां पर हम फोर्स की जगह पे ना ये फोर्स यूज कर सकते हैं और ना 8 न्यूटन यूज कर सकते हैं। मतलब जो आगे लग रहा है और जो पीछे लग रहा है वो दोनों फोर्स यूज नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर हमें 10 न्यूटन का फोर्स दिया है, लेकिन हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि पीछे 8 न्यूटन का लग रहा है। सो यहाँ पर हमें नेट फोर्स का यूज करना होगा। मतलब हमें यहाँ से 10 न्यूटन में से जो पीछे लग रहा है 8 न्यूटन, ये फोर्स हटाना होगा, दैट इज नेट फोर्स का यूज करना होगा। सो यहाँ पर हमें 10 माइनस 8 का यूज करना होगा, दैट इज नेट फोर्स का यूज करना होगा। सो ये होगा 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई मासे 2। सो हमें एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, तो 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2 है ना। 10 माइनस 8 ये कितना होता है, तो वो होता है 2। सो 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज देखो 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, सो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगा आपका एक्सेलरेशन। सो अब हमें एक्सेलरेशन तो पता चला, वो कितना है, तो वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। देखो ये फ्रिक्शन कौन सा है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। मतलब जब हम चेक कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है। अब श्योरली ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। सो यहाँ पर अब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। सो हमें अब काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना होगा। ये हमने बस चेक किया है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो श्योरली ऑब्जेक्ट मोशन में, तो अब यहाँ पर फ्रिक्शन कौन सा होगा, तो वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। सो अब काइनेटिक फ्रिक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो सेम जैसे हमने स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट किया म्यू एस इंटू एन, सिमिलरली हम क्या करेंगे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज म्यू के इंटू एन। सो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और म्यू के कितना है, 0.2। देखो यहाँ पर दिया है म्यू के, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इनटू नॉर्मल फोर्स कितना है, तो 20, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, तो 4 न्यूटन। ये होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। सो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन कितना मिला, तो 4 न्यूटन। देखो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोशन में है। यहाँ पर फ्रिक्शन कौन सा होगा, तो ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। देखो ये वैल्यूज लिख देता हूं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन था 4 न्यूटन का, यहाँ पर ये 0 था, यहाँ पर कितना आया, तो ये था आपका काइनेटिक फ्रिक्शन और वो था 4 न्यूटन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर हमें बस ये फोर्स ऐसे इंक्लाइन दिया है, यहाँ पर हमें नॉर्मल फोर्स दिया था, यहाँ पर ऐसे इंक्लाइन फोर्स दिया है। तो श्योरली अगर इस तरह फोर्स है तो इसके कंपोनेंट बनेंगे। देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक ही काम करना होता है, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने हैं। सो सेम यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स सरफेस को परपेंडिकुलर और वेट फोर्स डाउनवर्ड मोशन इस तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा।
अभी हमें पता नहीं है कि फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक है या काइनेटिक, इसलिए हमने क्या किया है, बस F लिखा है। अब यह फोर्स ना x पे ना y पे, तो श्योरली इसके कंपोनेंट बनेंगे, और कंपोनेंट कैसे बनेंगे, तो हमें थीटा चेक करना होगा। देखो अगर ये थीटा है तो श्योरली ये जो उसका कॉस कंपोनेंट है वो होगा 15 कॉस 53, और उसका अपोजिट ये होगा उसका y कंपोनेंट, दैट इज 15 sin 53। अब सेम हमें चेक करना है कि ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब सेम हम क्या करेंगे, तो पहले ये फ्रिक्शन चेक करेंगे कि ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन है। सो ये फॉर्मूला में यूज करेंगे, दैट इज Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब यहां पर भी हमें नॉर्मल फोर्स पता नहीं है, लेकिन हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो ऊपर वाले फोर्सेस, दैट इज ऊपर वाले फोर्सेस कौन से, एक तो ये नॉर्मल एंड 15 sin 53, एंड नीचे वाले फोर्सेस इज इक्वल टू mg। सो अगर हम ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा n प्लस 15 sin 53 इज इक्वल टू mg। अब देखो n एज इट इज प्लस 15 इंटू साइन 53 होता है 4/5, सो 4/5। इसकी बात हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में की है। मैंने आपको दो ट्रायंगल्स के बारे में बताया है, दैट इज एंगल 53 वाला एंड 37 डिग्री वाला। अब साइन 53 होता है 4/5, सो 4/5 इज इक्वल टू mg। अब m कितना है, तो यहां पर भी m 2 kg कंसिडर किया है, तो 2 इंटू 10। देखो 5 3 सा 15, सो m प्लस 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12, सो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20। सो अब देखो यहां पर ये +12 यहां पर जाके माइनस होगा, सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 20 माइनस 12, क्योंकि ये प्लस यहाँ पे जाके माइनस होगा, एंड 20 माइनस 12 कितना होगा, तो वो होगा 8 न्यूटन। मतलब यहां पर हमें नॉर्मल फोर्स कितना मिलेगा, तो 8 न्यूटन। और अब हमें क्या करना है, तो इस नॉर्मल की हेल्प से ये फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो यहां पर हमें म्यू एस दिया नहीं है, हमें म्यू दिया है। हमें यहां पर मेंशन नहीं किया गया कि ये म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। तब हम क्या करते हैं, तो ये म्यू इज इक्वल टू म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के कंसिडर करते हैं। सो अगर आपको मेंशन नहीं किया गया कि ये म्यू किसके बराबर है, तो आप म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के दोनों के लिए क्या कर सकते हो, म्यू कंसिडर कर सकते हो। मतलब यहां पर आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी कितना है, तो 0.2 है। अब बस हमें क्या करना है, तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। सो ये होगा 0.2 इंटू ये 8, सो 0.2 इंटू 8। अब ये 0.2 इंटू 8 कितना होगा, तो वो होगा 1.6। सो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन कितना मिला, तो 1.6 न्यूटन। अब इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, देखो पीछे फोर्स लग रहा है 1.6 न्यूटन का, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, तो 1.6 न्यूटन। इस तरफ कितना फोर्स है, तो देखो ये 15 इंटू 3/5, बिकॉज cos 53 होता है 3/5, सो 15 इंटू 3/5
और ये होगा 5 3 ज़ा 15 एंड 3 इंटू 3 ये होगा 9। सो इस तरफ लग रहा है 9 न्यूटन। सो श्योरली इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, वो कितना है 9 न्यूटन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, तो वो है 6 न्यूटन। मतलब श्योरली ये ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी होगा। अब एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम A इज इक्वल टू F/m। देखो ये वाला फॉर्मूला A इज इक्वल टू F/m। अब यहां पर फोर्स कितना होगा, तो देखो इस तरफ लग रहा है 9 न्यूटन का, पीछे लग रहा है 1.6 न्यूटन का, तो हमें यहाँ पर नेट फोर्स का यूज करना होगा। सो 9 माइनस 1.6, क्योंकि पीछे 1.6 भी लग रहा है ना, तो वो आपको हटाना होगा इस 9 न्यूटन से। सो वो कितना होगा, तो वो होगा 9 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाय मास कितना है, तो 2 kg, और 9 माइनस 1.6 होगा 7.4। सो 7.4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 7.4 डिवाइडेड बाय 2 वो होगा 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमें एक्सेलरेशन कितना मिला, तो 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमें यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना होगा। सो काइनेटिक फ्रिक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। सो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। अब म्यू के कितना है, तो देखो दिया नहीं है, और अभी मैंने आपको बताया कि अगर दिया नहीं है तो आप म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू म्यू का यूज कर सकते हो। दैट इज यहाँ पर म्यू के भी होगा 0.2। सो 0.2 इंटू नॉर्मल फोर्स कितना है, तो 8 न्यूटन। सो 8 इंटू 8, और 0.2 इंटू 8 होगा 1.6 न्यूटन। सो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन कितना मिला, तो 1.6 न्यूटन। सो इस तरह हम काइनेटिक फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं। देखो आपको एक ही चीज याद रखनी है, सबसे पहले आपको स्टैटिक फ्रिक्शन ही कैलकुलेट करना है, ताकि आप ये देख सको कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट पे है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में हुआ तभी क्या करना होगा, आपको काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना होगा या फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा। सो अब हम क्या करते हैं, डिफिकल्टी लेवल और थोड़ी बढ़ा देते हैं। सो अब देखो इस एग्जांपल में हमें कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा है, दैट इज म्यू के हमें पूछा है, और एक्सेलरेशन दिया है। एक्सेलरेशन कितना दिया है, तो g/4। मतलब जब यह ब्लॉक इस इंक्लाइन सरफेस पर स्लाइड करेगा तब उसका एक्सेलरेशन हमें g/4 दिया है, और हमें यह पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। देखो वेट फोर्स ऐसे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और नॉर्मल फोर्स ऐसे सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी कि जो mg का साइन कंपोनेंट होता है वो इस तरफ होता है, मतलब जिस तरफ इंक्लिनेशन होता है उस तरफ उसका साइन कंपोनेंट होता है। तो mg साइन थीटा यहां पे होगा, और उसका कॉस कंपोनेंट यहां पे होता है। सो mg कॉस थीटा यहां पे होगा। अब ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, इस तरह स्लाइड कर रहा है, तो मोशन इस तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ होगा इसे, और श्योरली ये फ्रिक्शन कौन सा होगा, तो वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फ्रिक्शन कौन सा होता है, तो वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। सो यहां पर होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज एफ के। सो अब देखो अगर ये ब्लॉक इस तरह स्लाइड कर रहा है, ठीक है,
ये ब्लॉक इस तरह स्लाइड कर रहा है, तो हमें यहाँ पर शूडो फोर्स भी कंसिडर करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है। देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमें यहाँ पर शूडो फोर्स भी कंसिडर करना होगा। अगर ये ब्लॉक यहाँ पर ऐसे रेस्ट पे होता तब हमें शूडो फोर्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, और अगर स्लाइड कर रहा है तो हमें यहाँ पर शूडो फोर्स कंसिडर करना होगा। और शूडो फोर्स हमें किस तरह कंसिडर करना होगा? तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें शूडो फोर्स कंसिडर करना होता है। तो एक्सेलरेशन इस तरफ दिया है हमें g/4, क्योंकि अगर ये नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसी तरफ होगा। सो अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो शूडो फोर्स श्योरली उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब यहां पर होगा शूडो फोर्स, है ना। देखो, अगर मोशन इस तरफ हो रहा है तो शूडो फोर्स इस तरफ होगा। इसलिए हमने क्या किया, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स कंसिडर किया। अब हम क्या करेंगे, तो सिंपली ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं होती U इज इक्वल टू N, हम बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। तो ऊपर वाला फोर्स कौन सा है? तो नॉर्मल फोर्स, क्योंकि नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होता है। और नीचे वाला फोर्स कौन सा है? तो देखो, नीचे वाला mg cos थीटा, सो mg cos थीटा। अब लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। अब लेफ्ट में कितने फोर्सेस है? तो लेफ्ट में दो फोर्सेस है। देखो, ma दैट इज शूडो फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। सो ma प्लस फ्रिक्शन फोर्स दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू राइट। अब राइट फोर्स कौन सा है? तो mg sin थीटा, सो mg sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड दैट इज म्यू के इंटू एन। सो एम ए एज इट इज प्लस म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब यहां से एन कितना है? तो एम जी कॉस थीटा। सो एम ए प्लस म्यू के एन कितना है आपका? तो एम जी कॉस थीटा। सो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एज इट इज। अब देखो, यहां से सभी जगह से एम एम कैंसिल होगा, और एक्सेलरेशन हमें कितना दिया है? तो g/4। ये 9/4 नहीं है, ये g/4 है। सो g/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो, यहाँ पर एक ही जगह पे। सो g/4 प्लस म्यू के एज इट इज, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, जी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा मतलब थीटा कितना है? तो 30 डिग्री है। सो कॉस 30 इज इक्वल टू जी साइन 30। और यहां पर सभी जगह से जी भी कैंसिल होगा। सो यहां पर जी भी कैंसिल होगा, क्योंकि सभी जगह पे है। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर cos 30 एंड sin 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 1/4, क्योंकि यहां पर g कैंसिल हुआ है तो बचा क्या? 1/4 प्लस म्यू के cos 30 होता है √3/2। सो √3/2 इज इक्वल टू, जी कैंसिल हुआ है, sin 30 होता है 1/2। अब यहां पर हमें म्यू के कैलकुलेट करना है। सो हम क्या करेंगे, म्यू के को सेपरेट कर देंगे। कैसे? तो ये 1/4 इस तरफ ट्रांसफर करके यहाँ पे जो प्लस है वहां पर माइनस कर देंगे। सो म्यू के √3/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4। और यहाँ पर 1/2 माइनस 1/4 ये होता है 1/4। कैसे? तो अगर मैं यहाँ पर 1/2 को 2 से डिवाइड भी करूँगा और मल्टीप्लाई भी करूँगा, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 होगा, मतलब डिनोमिनेटर सेम होगा, दैट इज 4, एंड 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1/4। सो यहाँ पर अगर मैं
ये सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 1/4 ही मिलेगा। और अब हमें क्या करना है, तो म्यू के को सेपरेट करना है, इसलिए जो 2 यहाँ पर म्यू के को डिवाइड है, यहाँ पर ट्रांसफर करके इस 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे और √3 जो म्यू के को मल्टीप्लाई है यहाँ पर ट्रांसफर करके 1/4 को डिवाइड कर देंगे। सो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा म्यू के लिए, तो देखो म्यू के इज इक्वल टू ये 1/4 एज इट इज, यहाँ पर हमें क्या करना है, तो 2 डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो 2 डिवाइडेड बाय √3। देखो 2 डिवाइड था मल्टीप्लाई हुआ, √3 मल्टीप्लाई है डिवाइड होगा, सो ये 2 2 ज़ा 4, सो यहाँ पर क्या बचा, तो बस ऊपर बचा 1, नीचे कितना बचा, तो 2 एंड √3। सो यहाँ पर म्यू के लिए फाइनल आंसर में कितना मिला, सो 1/2 √3। सो इस तरह हम यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर सेम एग्जांपल है, बस हमें यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो दी है, दैट इज 8 मीटर। सो हमें यहाँ पर भी म्यू के ही कैलकुलेट करना है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ही, मतलब ये भी ब्लॉक मोशन में ही है, मतलब ये ब्लॉक ऐसे नीचे ही जा रहा है और हमें जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो दिया है, दैट इज 8 मीटर, और हमें म्यू के कैलकुलेट करना है। तो सेम पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसे। सो ये आपका वेट फोर्स इस तरफ होगा उसका mg sin 30, क्योंकि एंगल 30 दिया है, इस तरफ होगा उसका mg cos 30, नॉर्मल फोर्स इसे अपवर्ड होगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अब मोशन इस तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन कैसे होगा, तो मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में है, सो ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर मोशन इस तरफ हो रहा है तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें शूडो फोर्स भी कंसिडर करना होगा, सो इस तरफ होगा शूडो फोर्स दैट इज अपोजिट टू मोशन। सो ये होगी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। अब सेम ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस, सो हमें n कितना मिलेगा, सो n इज इक्वल टू mg cos 30। अब यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, देखो यहां पर हमें एक्सेलरेशन दिया था, इस केस में हमें एक्सेलरेशन नहीं दिया। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो अब हमें क्या करना है, तो लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स। लेफ्ट साइड कौन सा है, तो mg sin 30, एंड राइट साइड फोर्स कौन सा है, तो दो फोर्सेस है, एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन एंड ma। सो लेफ्ट साइड फोर्स दैट इज mg sin 30 is equal to kinetic friction and plus ma। सो अब हम क्या करेंगे, तो बस यहाँ पर एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड एफ की वैल्यू क्या है, तो म्यू एस इंटू एन। सो mg sin 30 is equal to म्यू के इंटू एन प्लस ma। अब इस n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो इक्वेशन लगभग सेम ही है, बस यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन दिया नहीं है, लेकिन हम पता कर सकते हैं, देखो कैसे। सो mg sin 30 एज इट इज इक्वल टू म्यू के एज इट इज, n कितना है, तो mg cos 30, सो mg cos 30 एंड प्लस ma एज इट इज। अब सभी जगह से m कैंसिल होगा क्योंकि m सभी जगह पे है। सो यहाँ पे बचा g sin 30, म्यू के g cos 30 एंड बस a। सो g अब sin 30 कितना होता है, तो वो होता है 1/2, सो g इंटू 1/2
इज इक्वल टू म्यू के एज इट इज जी एज इट इज एंड cos 30 होता है √3/2 इंटू √3/2 प्लस ए एज इट इज। सो अब देखो यहां पर मैं एक्सेलरेशन किस तरह कैलकुलेट करता हूं। सो उसके लिए मैं यूज करूंगा काइनेमेटिक इक्वेशन का, दैट इज एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट हमें दी है 8 मीटर, सो यहां पर होगा 8। अब यहां पर u क्या होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब यहां पर हमें डायरेक्टली इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है, लेकिन हमें एक हिंट दी है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, फिर उसने मोशन किया। तो अगर वो इनिशियली रेस्ट पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो 0 होगी, क्योंकि वो रेस्ट पे था। रेस्ट में वेलोसिटी नहीं होती। सो यहां पर u होगा 0। अब t कितना भी दिया है हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, प्लस 1/2 एक्सीलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, और टी स्क्वायर यहां पर टाइम कितना दिया है, तो ये 8 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कब हुई है, तो 2 सेकंड के बाद हुई है। तो यहां पर हमें टी कितना दिया है, तो 2 सेकंड दिया है, सो 2 का स्क्वायर। और देखो 8 इज इक्वल टू 1/2 ए एज इट इज, और ये 2 स्क्वायर 4, सो इंटू 4 होगा क्या, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। सो एक्सेलरेशन में कितना मिला, सो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सो हमें एक्सेलरेशन कितना मिला, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो देखो अब यहाँ पर g कितना होता है, तो 10 होता है। सो 10/2 इज इक्वल टू 10 म्यू के √3/2 प्लस 4। सो अब हम क्या करते हैं, तो इस म्यू के को सेपरेट करते हैं। अब सेपरेट कैसे करेंगे, तो ये 4 इस तरफ ट्रांसफर करके यहाँ पर माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। सो 2 5 जा 10, सो यहाँ पे बचा 5 माइनस 4, ये प्लस है, यहाँ पे आके माइनस होगा, इज इक्वल टू 10 म्यू के √3/2 एज इट इज। देखो यहां से होगा 2 5 जा 10। सो अगर हमें यहाँ पर म्यू को सेपरेट करना है, सो यहाँ पर ये 5 एंड √3 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर ट्रांसफर करके हम 1 को डिवाइड कर देंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो म्यू के इज इक्वल टू 1/5√3। और अगर हम ये फर्दर आगे भी सॉल्व करेंगे, सो हमें आंसर कितना मिलेगा, सो म्यू के इज इक्वल टू 0.11। अब यहाँ पर यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। सो इस तरह हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं इस केस में। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।